ख़ास पेशकश में। तो अजीत जी, आपसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहूँगी, बिटकॉइन $20,000 के नीचे क्या जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं तमाम क्रिप्टो करेंसीज में? देखिए, ये संभव है कि अगले कुछ दिनों में ही आप बिटकॉइन को 20,000 के नीचे जाते हुए देखें, मगर इस प्रकार रोज के उतार चढ़ाव से अगर कोई व्यक्ति, निवेशक, एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है, तो उसे रोज के उतार चढ़ाव पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए। अगर आपने दिसंबर 2020 में 22,000 पे बिटकॉइन खरीदा था, तो उस तो आज लगभग उसी स्तर पर है। उसके बाद आपने कभी भी खरीदा हो दिसंबर 2020 के बाद, तो आप आज नुकसान में हैं। मगर उससे पहले लिया हो तो आप काफी ज्यादा मुनाफे में भी रहे हो सकते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए। लेकिन क्या हो रहा है, जिस तरह से जी ने बताया कि आपको समझदारी से पैसे लगाने चाहिए। देखिए, क्रिप्टो को लेकर, क्रिप्टो का बाजार ऐसा है ना पार्थ, कि लोग ज़्यादा समझदारी से ज़्यादा पैसे कमाने का चस्का होता है, ठीक है। और एक बात तो आप भी मानेंगे, भले ही किसी अच्छी कंपनी के शेयर में या म्यूचुअल फंड में पैसे ना लगाएं, लेकिन क्रिप्टो को लेकर आकर्षण इतना ज़्यादा है कि हर कोई इसमें पैसे लगाना चाहता है। और अब जैसी गिरावट आ रही है, चौतरफा लोगों के पैसे भी साफ हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। एक वजह पॉइंट आउट करना शायद मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन जिस तरह की ट्रिगर्स हम अपने बाज़ारों में देख रहे हैं, जो मैं कहना चाह रही हूँ, इक्विटी बाज़ारों में तमाम तरह के जो ट्रिगर्स है, क्या वही ट्रिगर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं? जी, एकदम आपने बिल्कुल सही बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मेरे को शो पे बुलाने के लिए। बट इसको हम इवेंट को ना आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। क्रिप्टो जो मार्केट्स हैं, एक नया एसेट क्लास की तरह डेवलप हो रहा है, और सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट क्लास के उसमें हम उसको डाल सकते हैं। बेसिकली फेड जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगी, पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी कम हो जाती है, व्हिच इफेक्ट्स not just equity markets but also spills over to crypto markets। तो वही अभी हम देख रहे हैं इस समय। इक्विटी मार्केट्स में मैं स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि नैस्डैक से बिटकॉइन प्राइसेस का कोरिलेशन बहुत हाई चल रहा था रिसेंट बुल रन के बाद, और नैस्डैक फ्राइडे को 4% डाउन था, कल मंडे ओपनिंग ऑलमोस्ट 4% डाउन था। तो ये जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो क्रिप्टो मार्केट्स में हम देख रहे हैं, और इसकी वजह से थोड़ा मतलब बिकॉज ये ज्यादा रिस्की एसेट है, तो जब ये ऊपर जाता है तब और बहुत तेजी से ऊपर जाता है, बट जब नीचे जाता है तो उसी तरह वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नए इन्वेस्टर्स को यही सलाह दूंगा कि ट्रेडिंग करने से मतलब लाइक दो तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपना लाइक एवरेज आउट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ एंटरिंग। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए अगेन मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है। फेड की कल मीटिंग है जिसमें शायद इंटरेस्ट रेट्स 50 बिप्स या उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सारे रिस्क ऑन एसेट्स, जिसमें क्रिप्टो लाइक सबसे रिस्की एसेट में काउंट किया जाएगा, इफेक्ट जरूर पड़ेगा। शायद बुनियादी तौर पर फंडामेंटली आप दोनों पैनलिस्टों से अग्री करेंगे, लेकिन मुझे ना अभी आपका अनुभव समझना है। आपका अनुभव गौरव मुझे ये बताएं, जब से मुनाफे पर टैक्स लगा तब से लेके अब तक के माहौल में इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना कम हुआ है, और आपका आकलन इस गिरावट को देखते हुए और क्या कह रहा है? राइट, सो अभी वॉल्यूम्स 50 से 60% तक कम हुए हैं। जैसे ही टैक्सेशन आया है पोस्ट अप्रैल, वॉल्यूम्स 50 से 60% कम हुए हैं। TDS का जब अनुकरण होगा और सारे एक्सचेंजेस में इम्प्लीमेंट होगा जुलाई से, उसके बाद और गिरावट होने के चांसेस है। हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रेडिंग से ज़्यादा काफ़ी लोग अभी पैसिव इन्वेस्टिंग की ओर रुख कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए जिससे वो मार्केट में एंटर करें। सो लोग पुराने बुल रन्स और पुराने जो वेव्स आई थे बिटकॉइन के, उनके अनुसार कंपेयर करके देख रहे हैं कि यार बिटकॉइन कितना परसेंट नीचे जाता है। तो टिपिकली 85-90% नीचे जाता है फ्रॉम इट्स पीक, एंड देन ऑन द नेक्स्ट बुल रन इट टेक्स अ लार्जर पीक अगेन। तो पीपल मतलब जनता अभी वेट कर रही है, लोग परख रहे हैं कितना मार्केट नीचे जाएगा, और काफ़ी लोग सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो सिस्टमैटिकली एक सर्टन अमाउंट ऑन अ डेली फ्रीक्वेंसी, वीकली फ्रीक्वेंसी ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक सर्टन पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपने बताया गौरव, जिसको मैं चाहती हूँ कि अजीत जी थोड़ा सा और विस्तार से हमें समझाएं। क्या वाकई इस तरह का ट्रेंड हम क्रिप्टो करेंसी में भी आता हुआ देखेंगे, जहां पर लोग सधी हुई अप्रोच अपना रहे हैं, किश्तों में पैसे लगाना चाहते हैं? क्योंकि अमूमन क्रिप्टो को एक ऐसी एसेट क्लास अब तक देखा गया है, कम से कम हमारे देश में, कि जल्दी पैसा कमाने का नुस्खा है। ठीक है, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और तमाम जगह आप छोड़ दीजिए, लेकिन क्रिप्टो में आपको झटपट पैसे जो है वो कमाकर आपको ये एसेट क्लास दे देगी। लेकिन यहाँ पर भी अगर एक प्लान के तहत लोग पैसे लगा रहे हैं, तो ये एक नया मॉडल सामने आ रहा है। क्या कहेंगे आप? तो मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूं। अक्टूबर 2020 में बिटकॉइन $10,000 का, अप्रैल 2021 में बिटकॉइन $64,000 का, जून 21 में 30,000 का, नवंबर 21 में 69,000 का, और अब देखें तो 20,000 का। तो जो भी एसेट इतने तेजी से बढ़ता और गिरता है, उसमें आप समझ सकें कि भाई कौन सा पीक है, कौन सा बॉटम है, तो भैया आप ओवरनाइट रिच बन सकते हैं। बट ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जो ऐसा कर सके। तो एक ही चीज बचती है, जो म्यूचुअल फंड्स कहते थे ना एसआईपी सही है, वो फ्रैंकली बिटकॉइन में भी वही होने वाला है। हम सब लोगों को कहते हैं कि देखो, अगर आपने अलग अलग भाव पे लिया होता एसआईपी, यानी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करके, तो आज आपकी उतनी खराब हालत नहीं होती, चाहे आपने कभी भी शुरू किया हो। लेकिन जो लोग ने $69,000 की कीमत पर खरीदा, तो आज तो 1/3, एक तिहाई से भी उनकी कीमत कम हो गई है। तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना ही जरूरी है। साथ ही साथ ऐसी चीजें जो आपको कहती हैं कि हम आपको 100% इंटरेस्ट देंगे या 2 हफ्ते में डबल करके देंगे, उनसे तो दूर ही रहो। बिल्कुल। लेकिन बात कहीं ना कहीं, क्या आप कहेंगे कि इस तरह के सिनेरियो में अब ये बाजार भी कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहा होगा? देखो, अभी क्योंकि शुरुआत में आपने कहा कि अब लोगों का रुझान इसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेवलप होनी ज़रूरी है क्रिप्टो बाजार में। लेकिन इस तरह के जो इंस्टेंसेस होते हैं, इस तरह की जो गिरावट होती है, क्या क्रिप्टो में भी हम देखेंगे इस बाजार को मैच्योर होता हुआ, इन्वेस्टर को मैच्योर होता हुआ? एकदम आपने सही बात बोली है, और मैच्योर हो रहे हैं इन्वेस्टर्स। दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हम लोग हैं, बट बाकी इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो इस साइकिल में बहुत ही अलग लेवल पे इन्वॉल्व है। सो इसीलिए मैं जो पहले एलिगेशंस हुई हैं कि 85% 95% तक पीक से गिरता है बिटकॉइन, हो सकता है इस साइकिल में वो ना देखे, क्योंकि इतना इंस्टीट्यूशनल मनी स्पेस में आ चुका है। आप देखिए, पिछले हफ्ते की न्यूज में अगर आप देखेंगे, जेपी मॉर्गन जो है वो डीफाई में टोकनाइज्ड एसेट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वीजा ने एनएफटी खरीदने के लिए डायरेक्ट आप वीजा कार्ड से एनएफटी खरीद सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो भी अब इस स्पेस को देख रही हैं। और पर्टिकुलरली ये जो पीरियड होता है बेयर मार्केट का, उसमें जनरली दिस इज द टाइम टू बिल्ड, जब नए नए प्रोजेक्ट्स जो है वो बनेंगे, और जो इंस्टीट्यूशनल पैसा है वो इसमें लगकर और इस एसेट क्लास को और मैच्योर बनाएगा। बहुत अर्ली डेज हैं। आप वैसे सोचिए तो बिटकॉइन ही को पूरा केवल 10 साल से ऊपर थोड़े से एग्जिस्ट करता है, और बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स तो अभी फेयरली न्यू है। पिछले आपने 2-3 साल में उनको ऊपर जाते हुए देखा होगा, तो उनके लिए तो ये पहला साइकिल है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन रखें तो डेफिनेटली एसेट क्लास जो है बहुत ही मैच्योर हो रहा है। गौरव, मुझे आप ये समझाएं कि वो किस तरह के लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा घाटा हो रहा है? क्या हम यहाँ पर छोटी राशि के पैसे लगाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं जिनका मुनाफा पूरी तरह से उड़ गया है? कहाँ से हैं ये लोग? अगर मैं भारत का ही अगर चाहूँ कि आप उदाहरण देकर हमें बताएं, किस उम्र के होंगे, किस कामकाज में होंगे, कौन है ये लोग, कितना घाटा हो रहा है इनको? So, majority of the investors जो है क्रिप्टो मार्केट में यंग ऑडियंस है। 18 से 32 के बीच में 70% ऑफ द ऑडियंस है। और इनमें से भी जो यंगर ऑडियंस है, दे हैव वो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्ट करते हैं इस मार्केट में, क्योंकि लाइबिलिटीज कम होते हैं। दे हैव अ स्मॉलर बजट दैट दे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट विद। व्हाट वी हैव सीन इज कि बाकी इसमें भी जैसे ट्रेडिंग से रुख चेंज होकर काफ़ी इन्वेस्टिंग की ओर भी जा रहा है। इन्वेस्टिंग में हमने ये भी देखा है कि वुमेन पार्टिसिपेशन इज 2 times हायर। तो जैसे SIP का एक प्रोडक्ट है हमारा, तो SIP में वी सी की वुमेन पार्टिसिपेशन दुगना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग काफ़ी मेल डोमिनेटेड है, 90% मेल डोमिनेटेड एक्टिविटी है।
वर्सेस SIP इन्वेस्टिंग में 22% ऑडियंस इज वुमेन। तो ये और SIPs आर स्टिल सॉर्ट ऑफ फेयरली पॉजिटिव, जो वहाँ पे गिरावट काफ़ी कम आई है एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग, जहाँ पे का लॉस सिग्निफिकेंटली हायर हो सकता है। तो ये हमने देखा है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं कि जो सिस्टमैटिकली लॉन्ग टर्म केस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, 10, 15, 20% तक गिरावट देखने आई है। वर्सेस जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनमें काफ़ी पोर्टफोलियोज में काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी लॉस सफ़र किए। बट मेजॉरिटी ऑफ दोज पोर्टफोलियोज आर नॉट वेरी लार्ज पोर्टफोलियोज, काफ़ी लिमिटेड साइज के पोर्टफोलियोज है जो एक सर्टन प्ले मनी के साथ लोगों से खेल रहे हैं। तो अजीत जी, अगर इतनी उतार चढ़ाव भरी ये एसेट क्लास है, तो अगर मैं लंबी अवधि के लिए, लंबी अवधि भी क्या है यहाँ पर, मैं अगर मान लीजिए 3 या 5 साल का भी नजरिया पकड़ के चलती हूँ और ऐसे में अपना पोर्टफोलियो बनाती हूँ, उतार चढ़ाव यहाँ पर इतना है कि मैं कैसे भरोसा करूँ कि मेरे एक दिन में 1/4% का भी जो मुनाफा है वो ना बचे। अगर मैं लंबी अवधि तक रुकने के बावजूद भी इतना उतार चढ़ाव देख रही हूँ, तो यहाँ पर भरोसा नहीं है, किसी भी तरह की निष्ठा नहीं है। पहले के जवाबों की तरह मैं ये भी आंकड़ों के साथ देता हूं। इस समय जो कि बिटकॉइन $69,000 से होके 20,000 पे आ गया है, इसमें भी यदि आपने जनवरी 2020 से SIP की होती, हर महीने आप समझो ₹100 डालते आज तक, तो आपका कोई नुकसान नहीं होता इतनी गिरावट के बावजूद। एक और आंकड़ा लेते हैं। हमने कुछ समय पहले ये सेलिब्रेट किया था कि भाई बिटकॉइन $1 ट्रिलियन का हो गया, इस समय $500 बिलियन का है। $500 बिलियन यानी 500 बिलियन। 1 बिलियन आपके दर्शकों के कह दूं लगभग 7,500 करोड़ रुपए होता है। तो हम 2013 में ये चीज का जश्न मना रहे थे कि बिटकॉइन 1 बिलियन का हो गया है। तो पिछले 8.5 साल में बिटकॉइन 1 बिलियन से आज की घटी हुई कीमत पर भी 450 बिलियन पर है, यानी कि 8,500 में 450 गुना पैसे हो गए हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें सुन के आपको शायद कुछ भरोसा है। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि अगले 8 सालों में फिर से 450 गुना होगा, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो भी एसेट क्लास इतनी तेजी से बढ़ता घटता है, यहां तो आप ये कह लीजिए कि भाई अब ये बढ़ने वाला ही नहीं है। अगर आपका वो अनुमान है तो निवेश करना छोड़िए, मगर आपको यदि लगता है कि बढ़ता घटता रहेगा तो सिस्टमैटिकली अंदर जाइए, आपको मुनाफे होने का काफी चांस है। तो पार्थ, यहाँ पर मुझे आप समझाइए कि ये तमाम फंडामेंटल्स क्या सभी तरह की क्रिप्टो करेंसीज पर काम करते हैं या अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं? और जैसे कि हम स्टॉक्स में देखते हैं कि अलग अलग फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, उसी तरह क्या यहाँ पर भी ऐसे ही होता है? जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना इस बात को, क्योंकि BTC, बिटकॉइन और इथेरियम, ये 2 नेटवर्क्स जो हैं ये पैटर्न टेस्टेड नेटवर्क्स हैं। ये बहुत टाइम से चल रहे हैं। बिटकॉइन 10 साल से ऊपर है, उसको माइनिंग बैन हुआ चाइना का। इनके चेन को चलाने के लिए एक हैश रेट चाहिए होता है, वो 35% से गिर गया था इन अ मैटर ऑफ वीक्स, और वो वापस रिकवर करके आ गया। तो एज एज मतलब केवल टाइम को अगर मैं वो लूँ एक कंस्ट्रेंट, तो बिटकॉइन और इथेरियम आपके लिए 2 लाइक सेफ बेट्स होती, और ये हम मार्केट में भी देख रहे हैं। तो जब भी ऐसा बेयर फेज आता है, ऑल्ट कॉइन्स जो कि बाकी क्रिप्टो करेंसीज है, उससे पैसा रोटेट होके बिटकॉइन और इथेरियम में जाता है, उनकी मार्केट कैप डोमिनेंस बढ़ती है, जो अभी लाइक अब 45% के ऊपर जा चुकी है। लेस देन 1-2 महीने पहले वो 30% के हायर 30% में होती थी। सो ये ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा। ऑल्ट कॉइन्स में आपको फंडामेंटली अगर किसी प्रोजेक्ट को समझना है, किसी ब्लॉकचेन को समझना है, आप उसमें देखिए कि कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने एप्स, जो ब्लॉकचेन वर्ल्ड में इनको बोलते हैं डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, उस पे बनाए जा रहे हैं, कितने डेवलपर्स उस पे अपना टाइम लगा के कोड बना रहे हैं। तो ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस करके आप एक चेन की वैल्यू लाइक एस्टिमेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इथेरियम के ऊपर तो काफी पब्लिकली अवेलेबल लोगों ने कैश फ्लो मॉडल्स भी बनाए हैं कि कैसे इथेरियम नेटवर्क जो है वो माइनिंग फीस जनरेट करता है, जो कि एक तरीके का कैश फ्लो हो गया है। और इसीलिए इन सब को लाइक पॉइंट्स को अपने कंसिडरेशन में लेकर ही आप डिसीजन लें। एक और टर्म जो मैं क्रिप्टो स्पेसिफिक है वो आपको बताना चाहूंगा, DYOR, डू योर ओन रिसर्च। और स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स में आपको बहुत ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जरूरत है कि आप उनको फंडामेंटली समझें कि उस पे चेन पे बन क्या रहा है, कोई डेवलपर्स उस पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।
एक सवाल जो मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूँ और ये आखिरी सवाल भी होगा, गौरव शुरुआत आपसे करती हूँ। क्या एक रेगुलेटर अगर हमारे पास होता, अगर हमारे पास क्लियर डेफिनेशंस, नियम कानून होते, तो इस तरह की गिरावट और इतना नुकसान जो लोगों को हो रहा है वो नहीं होता? क्या हम बच जाते? ये नहीं लगता मुझे रेगुलेटर होने के कारण लोग आश्वस्त रहते हैं, एटलीस्ट वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी लोगों को डर वो है कि क्या आगे चल के रेगुलेटर इसे रेस्ट्रिक्ट कर देगा, क्या इसकी ट्रेडिंग में रुकावट आ जाएगी। ये ज्यादा बड़ा कंसर्न है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए रादर देन एक्चुअल मार्केट का फॉल, क्योंकि मार्केट का फॉल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट होगा, बट अगर बीच में ही जब मार्केट नीचे है तब अगर कोई रुकावट आती है ट्रेडिंग में किसी रेगुलेटरी रीजन के कारण, दैट वो एक बड़ा कंसर्न है और वो अभी सॉल्व नहीं है। वो जब आश्वासन या फिर वो क्लैरिटी आ जाएगी तब इंडियन इन्वेस्टर्स और ज़्यादा डिलिजेंटली इस मार्केट में आएंगे और ज़्यादा सोच समझकर अपनी इन्वेस्टिंग इस मार्केट में कर पाएंगे। अजीत जी? सीधा जवाब, इस गिरावट को कोई रेगुलेटर रोक नहीं सकता था क्योंकि मार्केट इंड्यूस्ड है, कोई स्कैम इंड्यूस्ड नहीं है। मगर रेगुलेटर होता तो दो फायदे होते। पहला फायदा ये होता कि कुछ जो बहुत छोटे माइक्रो या नैनो कैप के टोकन्स हैं जो कि काफी धांधलेबाजी करते हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं, गलत धारणा पैदा करते हैं, उन्हें रोक पाता रेगुलेटर। तो कम से कम उन निवेशकों का उतना नुकसान नहीं होता। और दूसरी चीज ये होती कि यदि वो, जैसे सेबी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, उन्होंने काफी एफर्ट्स किए कंज्यूमर एजुकेशन के लिए, तो अगर कुछ कंज्यूमर एजुकेशन के कुछ सालों तक ऐसे एफर्ट्स हुए होते तो रिस्क तो कम नहीं होता इन्वेस्टर का, मगर उन्हें पता होता कि वो क्या रिस्क ले रहे हैं। बिल्कुल। पार्थ? मैं टोटली सहमत हूँ अजीत जी की बात से कि एजुकेशन इज द लैकिंग पॉइंट, और इंडस्ट्री को एज सच खुद ही हम लोग को इनिशिएटिव्स लेके इन्वेस्टर को और एजुकेट करना होगा। इन टर्म्स ऑफ कि प्राइसेस रेगुलेटर बचा सकते हैं कि नहीं, उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, बट ये पूरी तरह मार्केट इंड्यूस्ड प्राइसेस हैं। आप केवल अगर क्रिप्टो में ना देखें, ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स में नेटफ्लिक्स का स्टॉक 70% डाउन है, स्नैप का स्टॉक 70% डाउन है। तो ये टोटली लाइक मार्केट ड्रिवन प्राइसेस हैं, तो इस पे आई डोंट थिंक रेगुलेटर कुछ ज्यादा इफेक्ट कर पाते। बट हाँ, एजुकेशन और सेफगार्ड के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा एक कोई स्कोप बने इंडिया में। चलिए, तो यहाँ पर एजुकेशन ज़रूरी है और जैसा कि हमारे पैनलिस्टों ने कहा कि खुद की रिसर्च भी करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गिरावट और कितनी होगी, कितनी गहराएगी, ये तो कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, लोगों ने पैसे लगाने का तरीका अब बदल दिया है। एक साथ नहीं, किश्तों में लगाते हैं, SIP के जरिए लगाते हैं और अब शायद क्रिप्टो में भी लंबा नज़रिया रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। भले ही पसंद ना करते हों, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए तो उनको यही एक सही तरीका लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस बेहद खास पेशकश में शामिल होकर तमाम निवेशकों को गाइड करने के लिए। और आज के शो में हम क्रिप्टो से आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा हमारा होने वाला है इंश्योरेंस पर, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे IRDAI ने लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कुछ नियम कानूनों में ढिलाई की है, कुछ इंश्योरेंस कंपनियों को कुछ चीज़ों के लिए जिम्मेदार ज़्यादा बना दिया है और उसका असर एक पॉलिसी होल्डर पर या पॉलिसी खरीदार पर कैसे होगा, इसको हम समझते हैं। हमारे साथ बेशक.org इंश्योरेंस के फाउंडर महावीर चोपड़ा जुड़ गए हैं हमारे साथ शो में। महावीर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। समझना चाहेंगे आपसे सबसे पहले IRDAI ने किस तरह के अहम बदलाव किए हैं जिसके चलते हम लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात कहें या हेल्थ इंश्योरेंस की बात कहें, बीमा कंपनियों पर न सिर्फ तरह जिम्मेदारी आ गई है बल्कि वो जवाबदार भी होंगे तमाम तरह की पॉलिसीज़ को जब लॉन्च कर रहे हों तो। राइट। सो आप वैसे देखिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अभी 20-22 साल हो गए हैं, राइट।